हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आई होप आप सभी आरजेएस 2025 मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके हो। उसके अंदर आपने अभी तक अपना ब्लूप्रिंट बना लिया कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जो आरजेएस मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, वो था ऐसे राइटिंग। बहुत से बच्चों को उसके अंदर बहुत ज्यादा इशू आए थे और कई ऐसे कैंडिडेट जो लॉ के अंदर बहुत बहुत अच्छा स्कोर करके बैठे हुए थे, बट जस्ट बिकॉज ऐसे राइटिंग में उनके अच्छे मार्क्स नहीं थे, या तो उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ या फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल भी नहीं किया गया। तो इस रीजन की वजह से यहां पर जो आपकी ऐसे राइटिंग है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इसके अंदर आपने किसी भी तरीके से कुछ भी गड़बड़ की तो फिर देखिए आपके लिए सिलेक्शन ले पाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो भी अब जब ओनली 44 सीट्स ही अवेलेबल है। तो यहां पर आपको किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं करनी है, किसी भी तरीके से कोई स्कोप नहीं छोड़ना है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए और कोई दूसरा कैंडिडेट आपसे आगे निकल जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वो टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू आप अपनी ऐसे राइटिंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो और दूसरे लोगों से यूनिक बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी ऐसे राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं सबसे पहले जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है आपकी राइटिंग। आपको सुन के लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत छोटी बात है, इसमें क्या है। नहीं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन अगर एग्जामिनर पे अच्छा नहीं पड़ा तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। और आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है आपकी हैंड राइटिंग से, ना कि आपके कंटेंट से। अगर उसको कॉपी खोलते ही हैंड राइटिंग खराब दिखाई दी तो उसका मूड वहीं खराब हो जाएगा। फिर ये मान के चलो कि वो बस जबरदस्ती आपको नंबर देंगे कि चलो कुछ नंबर दे देते हैं। तो जो सबसे पहले चीज आपको करनी है वो है अपनी हैंड राइटिंग पे वर्क। हैंड राइटिंग पे काम करो। हैंड राइटिंग अगर आपकी सुधरेगी, इंप्रूव होगी, तो चांसेस बढ़ेंगे कि आप ज्यादा स्कोर कर पाओ। तो ये सबसे पहली और सबसे बेसिक टिप थी आपके ऐसे राइटिंग के लिए। सेकंड चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? देखिए, अभी हम क्या करते हैं कि किसी से भी बात करते हैं तो हम वर्बली बात करते हैं, ऑडियो कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, पर्सनली मिल लेते हैं। अब वो जमाना तो नहीं रहा है कि हम वहां पे कबूतर के थ्रू चिट्ठियां भेज रहे हैं या डाक पोस्ट से चिट्ठी भेज रहे हैं। तो यानी कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का हमारा मीडियम टोटली चेंज हो चुका है और अब हम वर्बली ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं रादर देन राइटिंग। आपको यह भी पता होगा, अगर आपने भी कभी ऐसे प्रोफेशनल सेटअप में काम किया तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रोफेशनल मेल भेजने में भी इशू होता है। 5-6 लाइन का मेल वो भेजने में उन्हें दिक्कत आती है कि यार मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूं ताकि ये बहुत ज्यादा इनफॉर्मल भी ना लगे, फॉर्मल लगे और मेरी बात भी मान ली जाए। तो इस हद तक लोगों को दिक्कत आती है। तो आप अब ये देखो, आप अपने फ्यूचर को जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हो? अपनी एक्सप्रेशन की पावर पर। तो अगर वही आपकी अच्छी नहीं है तो फिर कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? तो यहां पे आपको अपना जो एक्सप्रेशन है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। वर्ड्स में बोल के नहीं, राइटिंग में। वर्ड्स लिखने हैं राइटिंग में। तो इसको इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो आप? डेली राइट करो। राइटिंग भी क्या, आप नॉर्मली आपने देखा कई लोग डायरी लिखते हैं, है ना, रात को सोने से पहले पूरे दिन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या उनको सही लगा, क्या नहीं लगा, तो डायरी में लिखते हैं। तो आप भी अगर इस तरीके से डायरी मेंटेन नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप क्या करो, आपने अगर डेली कोई भी न्यूज पढ़ी, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है दिन का जो आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके से इफेक्ट किया है, करना चाहिए था, आसपास किसी को इफेक्ट किया है, तो उसके बारे में आप डेली 1 से 2 पेज जरूर लिखो। धीरे धीरे आपकी क्या होगी, एक्सप्रेशन करने की पावर इंक्रीज होगी, इंप्रूवमेंट होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और यही पॉइंट हमें लेके आता है हमारी तीसरी टिप पर। तीसरी हमारी टिप है ओल्ड कंटेंट। वो क्या है? देखो, आज के टाइम में आप मार्केट में जाओगे, शॉप पर जाओगे और आप जाके बोलेगे भैया जुडिशरी के लिए मुझे ऐसे राइटिंग की बुक देना, वो बुक निकाल के दे देंगे। आप 3, 4, 5 जितनी बुक लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन उसमें एक चीज नोटिस करना, उसमें जो ऐसे राइटिंग है ना, वो या तो बहुत पुरानी है
ठीक है, वो बस रीप्रिंट हुए जा रही है, या फिर उसमें बस क्या कर रहे हैं, वो नया एडिशन भी निकाल रहे हैं ना, तो पुराने ऐसे तो एज इट इज है, बस जो कुछ एक आध टॉपिक उनको ऐड करना नया वो कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि प्रीवियसली जितने भी कैंडिडेट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं वो सब उन्हीं बुक से पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई नई बुक थोड़ी ना आ रही है। तो यहाँ पे सबका कंटेंट सिमिलर है। और ऊपर से जब आप बुक के ऐसे पढ़ते हो तो वहां पे आपको लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि यार ये बनी बनाई लैंग्वेज नहीं है, ये ऑलरेडी कहीं से कॉपी पेस्ट करी हुई लैंग्वेज, आपने खुद ने नहीं बनाई है। तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, क्योंकि देखिए वहां पे आप जब तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, देखो खुद की फीलिंग बहुत अच्छी निकल के आती है। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी और आप खुद लिख पाते हो तो आप एक अलग ही इंप्रेशन बनाते हो सामने वाले के ऊपर, रादर देन कि आपने बुक से कोई चीज रटी हुई है। बुक का रटा हुआ ऐसे पढ़ना बहुत कम लोगों को पसंद आता है, बट एज ए एग्जामिनर अगर मेरे सामने कोई ऐसी आंसर शीट आएगी जिसने अपने थॉट्स उसमें लिखे, कुछ यूनिक लिखा है, तो वो मुझे स्ट्राइक करेगा, मुझे हिट करेगा, मैं उस ऐसे को पढ़ूंगा और अच्छे नंबर जरूर दूंगा। तो इसलिए क्या करना है, बी ओरिजिनल, कभी भी पुराना कंटेंट कॉपी मत करो। ये हमारी बहुत बड़ी एडवाइस रहती है हर कैंडिडेट के लिए। अब आप बोलोगे सर कहां से लाए हम हमारा कंटेंट खुद का, हमें तो इतनी नॉलेज ही नहीं है। तो अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टिप पर, जो है 4th नंबर, रीड न्यूज़पेपर। अब आप बोलोगे सर ये वाला काम तो यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं, तो भैया तुम भी क्या यूपीएससी से कम हो गया, तुम्हें भी तो जज बना रहे हैं। वो तो फिर भी पहले एसडीएम बनेंगे, अगर टॉप कर दें तब भी एसडीएम बनेंगे, फिर बाद में कलेक्टर बनेंगे। आप तो फर्स्ट डे से जज बन जाते हो, है ना। और बल्कि जो एसडीएम है वो भी आपके सामने खड़ा होता है किसी ना किसी मैटर में, तो आप उनसे कम नहीं हो। तो तैयारी आपकी कम क्यों हो, ये क्यों मान के चलोगे कि हम कम तैयारी करें? नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब उस न्यूज़पेपर से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करंट में क्या चल रहा है किसी भी टॉपिक को लेके वो आपको पता होगा, है ना। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, करंट में कोई बिल पास हुआ है, कोई न्यूज आई है जिस टॉपिक से कुछ छेड़छाड़ की है, क्या ऐसा हुआ है वो आपको पता चलेगा। अगर आप पॉल्यूशन की रिगार्डिंग करते हो तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसीज क्या है, कैसे वो काम कर रही है, प्रीवियस जो पॉलिसी थी वो फेलियर है या फिर वो सक्सेसफुल है। तो ये सारी चीज कहां से पता चलेगी आपको पता चलेगी न्यूज़पेपर से, है ना। तो आपके अगर किसी सोशल इशू के ऊपर ऐसे राइटिंग आता जो आता ही है तो आपको कंटेंट मिलेगा आपके न्यूज़पेपर से। और उसके बाद न्यूज़पेपर में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है एडिटोरियल। डजंट मैटर कौन से न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, देखो यूपीएससी एस्पिरेंट है तो उनको उस तरीके का कंटेंट चाहिए होता है, बट यहाँ पे आपको कंटेंट वैसा नहीं चाहिए, बट एडिटोरियल आपकी क्या हेल्प करेगा, जो मैंने आपको बोला ना एक्सप्रेशन। जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस बात को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा इसको बोलने का ये भी तरीका है, अच्छा मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगी, जब आप एडिटोरियल पढ़ोगे, दूसरों के व्यूज जानोगे। कई बार ऐसा होता है किसी टॉपिक को लेके हम अपने व्यूज डेवलप नहीं कर पा रहे, हमें उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है, बट अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा और बाई चांस आपको कोई एडिटोरियल उस टॉपिक पर मिल गया तो एटलीस्ट आप एक माइंडसेट तो फ्रेम कर सकते हो ना। वो एडिटोरियल में यही करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज बताते हैं, फिर खुद का ओपिनियन बताते हैं। तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ेगी अपने ओपिनियन को डेवलप करने की। वो कैसे पड़ेगी, एडिटोरियल के साथ। तो आपको ये काम जरूर करना है कि न्यूज पढ़नी है, एडिटोरियल्स पढ़ने, ताकि आपका कंटेंट दिन ब दिन इंप्रूव होता जाए। और जब आप ये सारा काम कर लो तब आपको क्या करना है, डेली का एक ऐसे लिखना है, जो आपकी 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 ऐसे डेली। ठीक है, एक ऐसे आपको डेली लिखना है। फर्स्ट टाइम लिखोगे कचरा होगा, दूसरे दिन लिखोगे कचरा होगा, तीसरे दिन लिखोगे कचरा होगा, लेकिन चौथे दिन धीरे धीरे वो इंप्रूव होने लगेगा। और जब आप अपना मेंस एग्जाम फाइनल डे लिखने जाओगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने कितना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है, मैं इस जर्नी में कहां था और अब मैं कहां पहुंच चुका हूं। तो ये कैसे होगा, डेली प्रैक्टिस के साथ। ये रट के नहीं होगा, रट के कोई चीज नहीं हो सकती। हाँ, आपको कौन से ऐसे रटने जो आते हैं आपके किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, जैसे कि राजस्थान की हिस्ट्री के ऊपर आ गया, राजस्थान के फोर्ट्स आ गए, ठीक है, इस तरीके से कुछ हिस्ट्री के ऊपर अगर कोई चीज आती है तो ऑब्वियसली वो आपको फैक्ट्स रटने पड़ेंगे। बट उसके अलावा जो चीजें वो आप रट के नहीं कर सकते हो। जैसे लास्ट टाइम ऐसे आ गया, जजेस स्पीक थ्रू हिज पेन, किसी को हवा ही नहीं लग रही उसके अंदर लिखना क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कंटेंट क्या लिखूं, तो ये चीजें नहीं करनी होती है ना। फिर आप वहां पे ब्लैंक हो जाओगे। तो इन सब चीजों से बचने का क्या तरीका है,
कि आपको अपना खुद का डेवलप करना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और जब आप ये करोगे तब जाके आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख पाओगे। तो ये हमारी साइड से कुछ टिप्स थी, एंड आई एम रियली श्योर, 100% श्योर कि ये टिप्स आपको बहुत ज्यादा काम करेंगी, और आप अगर इन्हीं टिप्स को फॉलो करते हुए आगे कंटिन्यू करोगे तो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गाइडेंस टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपको रेगुलर बेसिस पे गाइड करें, आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। वहां पे देखो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, वहां आपको मेंस की आंसर राइटिंग मिलेगी, वहां पर आपको जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग मिलेगा, वहां पर आपको हमारी मॉक टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, और वहां पर आपको इंग्लिश ऐसे राइटिंग भी मिलेगी। तो ये 4 फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है हमारी मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ते तो आपको एक और क्या बेनिफिट मिलने वाला, देखिए हम आपकी जो टेस्ट कॉपीज है उसको विदिन 2 to 3 डेज चेक करके दे देते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि मैं कहां पे लैग कर रहा हूं, मुझे कहां पे इंप्रूव करना चाहिए। और ये टाइम टू टाइम अगर आपको फीडबैक नहीं मिला तो एग्जाम आ जाएगा और आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और इतना ही नहीं, इसके बाद हम करवाते हैं 1-on-1 मेंटरशिप सेशन, यानी कि जब आपकी आंसर शीट आपको मिलेगी तो फिर साथ में आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, आप उस पर कॉल करो और आप मेंटर से पूछ सकते हो कि आपने उस कॉपी में क्या गड़बड़ की है, क्या गलती है, कि कैसे इंप्रूव करना है। तो जब इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे तब जाके आप एक्चुअल में मेंस के लिए तैयार हो पाओगे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से तो हमने अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, मैं एक बार नंबर यहां पे भी लिख देता हूं हमारा। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है टेस्ट सीरीज को लेके, क्लासेस को लेके, वो सारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फिर हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।